नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बीसीजी और इंडियास्पोरा की रिपोर्ट में अमेरिकी समाज में भारतीय अमेरिकियों के योगदान को रेखांकित किया गया। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री हेतु जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए पत्र लिखा। एक नए अध्ययन में बन्नी घास भूमि की संधारणीय पुनर्बहाली के लिए बन्नी के अलग अलग क्षेत्रों की उपयुक्तता का आकलन किया गया। एक नए अध्ययन से पता चला है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्कटिक में जहरीला पारा निकल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय बाजारों में स्वविनियामक संगठनों एसआरओस की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और अब रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन VOGSS की मेजबानी की। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर अपने विचारों को साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाना है। ग्लोबल साउथ ऐसे देशों के लिए उपयोग में लाई जा रही शब्दावली है जिन्हें विकासशील, अल्प विकसित या अविकसित के रूप में वर्णित किया जाता है। इन देशों को एक काल्पनिक ब्रांड रेखा द्वारा ग्लोबल नॉर्थ यानी समृद्ध देशों से अलग किया गया है। भारत ने 2023 के जनवरी और नवंबर में भी पहले और दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। चलिए इसी के साथ खबर को बेहतर तरीके से समझते हैं और इस बार हुए तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। इस सम्मेलन की थीम थी सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। इस शिखर सम्मेलन में 123 देश वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था। साथ ही विकास वित्त के नाम पर चीन जैसे देशों के जरिए दिए गए कर्ज के बोझ से दबे देशों की चिंताओं को उठाते हुए भारत ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट यानी GDC का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट के लिए ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा भारत बिजनेस प्रमोशन एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए $2.5 मिलियन के विशेष कोष की शुरुआत भी करेगा। साथ ही क्षमता निर्माण के लिए $1 मिलियन का व्यापार नीति प्रशिक्षण कोष भी शुरू करेगा। इन सब के बीच ग्लोबल साउथ द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को समझना भी आवश्यक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में स्थापित वैश्विक गवर्नेंस और वैश्विक वित्तीय संस्थान आज की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच प्रौद्योगिकी के स्तर पर काफी असमानता भी मौजूद है। ग्लोबल नॉर्थ के विकसित देश प्रौद्योगिकी के स्तर पर काफी आगे हैं, लेकिन वे इसे ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करना नहीं चाहते। इतना ही नहीं, ग्लोबल साउथ के देशों को अक्सर आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद जैसे गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु ग्लोबल साउथ के लिए भारत ने कुछ पहले भी शुरू की है, जैसे कि सामाजिक प्रभाव कोष यानी सोशल इम्पैक्ट फंड। भारत इस कोष के माध्यम से ग्लोबल साउथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए $25 मिलियन का योगदान देगा। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट फोरम को शिक्षा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करना भी एक पहल है। अफ्रीकी संघ को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थायी सदस्य के रूप में G20 में शामिल किया गया था। और चौथी पहल है आरोग्य मैत्री का विजन। एक विश्व एक स्वास्थ्य भारत का स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन है। उदाहरण के तौर पर देखें तो इस मिशन के तहत अफ्रीकी और प्रशांत द्वीपीय देशों में जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली मुख्य खबर के बारे में। BCG और इंडियास्पोरा की रिपोर्ट में अमेरिकी समाज में भारतीय अमेरिकियों के योगदान को रेखांकित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी में केवल 1.5% की हिस्सेदारी के बावजूद प्रवासी भारतीयों ने अमेरिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के योगदान के बारे में। इसमें पहला है आर्थिक योगदान। फॉर्च्यून सूची में शामिल 500 कंपनियों में से 16 कंपनियों के CEO भारतीय मूल के हैं।
भारतीय मूल के बिजनेस लीडर्स में माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एडोब के शांतनु नारायण, गूगल के सुंदर पिचाई आदि शामिल हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भारतीय अमेरिकी अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। दिवाली और होली जैसे भारतीय त्योहार अब अमेरिका में भी बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना भारतीय व्यंजनों को अमेरिका में लोकप्रिय बना रहे हैं और दीपक चोपड़ा भारतीय संस्कृति से जुड़ी वेलनेस प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं आदि। नवाचार, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी भारतीय अमेरिकी अग्रणी हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रकाशित होने वाले 13% वैज्ञानिक शोध पत्रों के सहलेखक भारतीय अमेरिकी हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिकों में हरगोविंद खुराना, अभिजीत बनर्जी, मंजूल भार्गव जैसे नाम शामिल हैं। सरकार और लोक सेवाओं में भी भारतीय मूल के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय मूल की पहली महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और भारतीय मूल के पहले अमेरिकी गवर्नर बॉबी जिंदल का नाम इस सूची में सबसे ऊपर है। अब भारतीय मूल के अमेरिकी प्रवासियों का भारत में क्या योगदान रहा है, इसे समझते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारत में रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्ष 2022-23 में भारत को $113 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जिसमें अकेले अमेरिका से $26 बिलियन का योगदान था। अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की बात करें तो वर्ष 2000 से अब तक $63 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। इसके अलावा ब्रेन गेन की बात करें तो लगभग 20% भारतीय यूनिकॉर्न के सह संस्थापक संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। इनमें फोन पे के राहुल चारी, ड्रीम 11 के हर्ष जैन और भाविन सेठ आदि शामिल हैं। राजनीतिक योगदान की बात करें तो कूटनीति और लॉबिंग की वजह से भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता संपन्न हुआ था। वहीं गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन और सौम्या स्वामीनाथन जैसे प्रवासी भारतीय वैश्विक संस्थानों से जुड़कर भारत में भी योगदान दे रहे हैं। सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर में भी भारतीय अमेरिकियों का योगदान अहम है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन 10 में से 1 अमेरिकी योगाभ्यास करता है। इसी तरह भारतीय व्यंजनों और आयुर्वेद के प्रसार से सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। भारत अमेरिका वैज्ञानिक सहयोग में नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET आदि शामिल हैं। प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने के लिए भी कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं। विदेश मंत्रालय ने भारत को जानो कार्यक्रम यानी KIP की शुरुआत की है। इसके अलावा हर 2 वर्षों में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो पहले हर साल मनाया जाता था। साथ ही भारतीय समुदाय कल्याण कोष ICWF की स्थापना भी की गई है। तो आज की इस रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि भारतीय अमेरिकी न केवल अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उनका योगदान, उनकी उपस्थिति और भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रवासी भारतीय न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं बल्कि 2 देशों के बीच संबंधों को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ रुख करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC को नौकरशाही में लेटरल एंट्री हेतु अधिसूचना को रद्द करने के लिए पत्र लिखा। UPSC ने यह अधिसूचना अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए जारी की है। अब तक लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं। इनमें से 35 नियुक्तियां निजी क्षेत्र से हुई हैं। चलिए सबसे पहले लेटरल एंट्री के बारे में बात करते हैं। इसके माध्यम से सरकारी मंत्रालयों या विभागों में मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए पारंपरिक सरकारी सेवा संवर्गों के बाहर से व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। इसे नीति आयोग के 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा की सिफारिश पर 2018 में औपचारिक रूप से पेश किया गया था और 2005 में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी लेटरल एंट्री का समर्थन किया था। ऐसे में इसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को समझते हैं। ये शासन व्यवस्था और नीतियों को लागू करने में जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए डोमेन विशेषज्ञता लाती है। इससे केंद्र सरकार को अधिक अनुभव वाले लोग मिल जाते हैं। एक डेटा के अनुसार केंद्र सरकार में 1469 अधिकारियों की आवश्यकता है, लेकिन केवल 442 IAS अधिकारी ही केंद्र के साथ काम कर रहे हैं।
नियुक्ति के लिए प्रतिभा पूल के अधिक विकल्प भी प्राप्त होते हैं। इसी तरह की पद्धति भारतीय रिजर्व बैंक में भी सफलतापूर्वक अपनाई जा रही है। वहीं इसके विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क की बात करें तो लेटरल एंट्री से भर्ती किए गए अधिकारियों का कार्यकाल छोटा होता है। इस कारण उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे अधिकारियों में फील्ड में कार्य करने के अनुभव की कमी होती है। ये सरकार में पहले से मौजूद प्रतिभाओं को हतोत्साहित भी करती है और साथ ही आरक्षण के मामले में स्पष्टता की भी कमी है। इसलिए नौकरशाही को मजबूत करने के लिए कुछ अन्य सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि अधिकारियों में डोमेन विशेषज्ञता लाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उनकी निजी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक विभाग में लक्ष्य निर्धारण और ट्रैकिंग को संस्थागत बनाया जाना चाहिए। सरकार के नए 360 डिग्री प्रदर्शन मूल्यांकन तंत्र जैसे अन्य मूल्यांकन तंत्रों को अपनाया जाना चाहिए और साथ ही सिविल सेवा से जुड़ने के आकांक्षी लोगों और सेवारत अधिकारियों के लिए लोक प्रशासन विश्वविद्यालयों की स्थापना भी करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। एक नए अध्ययन में बन्नी घास भूमि की संधारणीय पुनर्बहाली के लिए बन्नी के अलग अलग क्षेत्रों की उपयुक्तता का आकलन किया गया। इस अध्ययन में पारिस्थितिकी मूल्य को प्राथमिक मानदंड मानते हुए घास भूमि की पुनर्बहाली के लिए उपग्रह आधारित डेटा का उपयोग करके मृदा की कई विशेषताओं जैसे कि पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व का विश्लेषण किया गया है। चलिए अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। बन्नी घास भूमि के पुनर्बहाली वाले क्षेत्रों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मौजूदा घास भूमि क्षेत्र का 36% भाग अत्यधिक उपयुक्त श्रेणी में आता है, जबकि 28% उपयुक्त श्रेणी में और 27% मध्यम रूप से उपयुक्त श्रेणी में। वहीं 7% मामूली रूप से उपयुक्त और 2% हिस्सा पुनर्बहाली के लिए अनुपयुक्त श्रेणी में आता है। विशेष रूप से पहली 2 श्रेणियों यानी अत्यधिक उपयुक्त और उपयुक्त श्रेणियों में आने वाले क्षेत्रों को पर्याप्त जल स्रोतों की सहायता से आसानी से पुनर्बहाल किया जा सकता है। दूसरी ओर मामूली रूप से उपयुक्त और अनुपयुक्त श्रेणी के क्षेत्रों में जल अपर्दन एवं लवणता की समस्या का समाधान करके सीढ़ीदार खेती और उर्वरकों के माध्यम से पुनर्बहाली की जा सकती है। अब बात करते हैं बन्नी घास भूमि की, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विवर्तनिक गतिविधियों के कारण समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ है। यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु जैसे बन्नी भैंस, कांकरेज मवेशी, एशियाई जंगली गधा, ऊंट और घोड़े आदि इस घास भूमि की जैव विविधता का हिस्सा है। बन्नी घास भूमि का सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। यहाँ 20 से अधिक निजातीय और अर्ध घुमंतु समुदाय जैसे मालधारी और जाट आदि रहते हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र कई प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कार्बन भंडारण, जलवायु परिवर्तन, प्रभाव शमन और परागण। यहाँ रात के साथ ही बन्नी घास भूमि अपनी रहस्यमयी रात की डांसिंग लाइट्स या चिरबत्ती के लिए भी जानी जाती है। लेकिन इस घास भूमि के सामने भी कई खतरे मौजूद हैं, जैसे कि पशुओं की चराई का अत्यधिक दबाव, मृदा में अत्यधिक लवणता के कारण प्रोसोपिस जूली फ्लोरा का प्रकोप बढ़ना, जल की कमी यानी शुष्कता, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण इत्यादि। भारत में घास के मैदानों की पुनर्बहाली के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इनमें भूमि शरण न्यूट्रलिटी प्रतिबद्धता, जिसके तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को पुनर्बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है, और भारत में चीते को फिर से बसाने का प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य खुले वन और सवाना प्रकार के घास के मैदान को पुनर्बहाल करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य आदि जैसे संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा और 2019 में शुरू की गई बन्नी घास भूमि पुनर्बहाल परियोजना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण पहले हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। एक नए अध्ययन से पता चला है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्कटिक में जहरीला पारा निकल रहा है। शोधकर्ताओं ने यूकोन नदी में परमाफ्रॉस्ट के ऊपर की 3 मीटर से लिए गए नमूनों का विश्लेषण किया, जिसके बाद उन्होंने सैटेलाइट डेटा से नमूनों की तुलना की और पाया कि नदी के किनारों के कटाव के कारण काफी अधिक मात्रा में पारा निकल रहा है। चलिए सबसे पहले परमाफ्रॉस्ट के बारे में विस्तार से समझते हैं। ये वो भूभाग है जो कम से कम 2 वर्षों तक जमा या अधिक ठंडा बना रहता है। ये मृदा, चट्टान के टुकड़ों और रेत से मिलकर बनता है।
ये सभी तत्व बर्फ के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट भूमि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों तथा पृथ्वी के उच्च आकांक्षाओं में काफी अधिक पाई जाती हैं और जमीन के जमे होने के बावजूद भी परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके नहीं रहते हैं। इसी के साथ परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के प्रभाव को भी समझते हैं। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से परमाफ्रॉस्ट में संग्रहित मृदा के ऑर्गेनिक कार्बन का अपघटन होता है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से उसमें दबे प्राचीन बैक्टीरिया और वायरस मुक्त होते हैं, जो मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। पारे के संभावित उत्सर्जन के कारण आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले 5 मिलियन से अधिक लोगों के लिए सीधा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि, भूक्षरण और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ेगा। खबर के आखिर में पारे की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यह एक प्राकृतिक धातु है। यह हवा, पानी और मिट्टी में पाई जाती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। यहाँ तक कि पारे की थोड़ी सी मात्रा के भी संपर्क में आने पर गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके प्राकृतिक स्रोत हैं ज्वालामुखी, भूतापीय झरने, भूगर्भिक जमाव, महासागर आदि, और मानव जनित स्रोत में कोयले या खतरनाक अपशिष्ट का दहन, सोने का खनन, औद्योगिक उपयोग आदि शामिल है। इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों की बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र, पाचन व प्रतिरक्षा प्रणाली आदि को प्रभावित करता है। मीना माता रोग एक तंत्रिका संबंधी रोग है जो पारे की विषाक्तता के कारण होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वित्तीय बाजारों में स्व विनियामक संगठनों यानी एसआरओस की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। आपको बता दें, आरबीआई फ्रेमवर्क के अनुसार विनियमित संस्थाओं की संख्या और आकार में वृद्धि हो रही है, लेकिन स्व विनियमन के लिए पर्याप्त उद्योग मानकों में भी कमी दिखाई दे रही है। इस समस्या के समाधान के लिए फ्रेमवर्क में उद्योग जगत के सदस्यों के बीच स्व विनियमन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इससे आरबीआई और सेबी जैसी विनियामकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। स्व विनियामक संगठन मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों को विकसित कर सकते हैं, उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं तथा उन्हें लागू कर सकते हैं। इस तरह वे वित्तीय बाजारों में स्व विनियमन को बढ़ावा दे सकते हैं। स्व विनियामक संगठन फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित संगठन होगा। इसमें आवेदक की न्यूनतम नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इसके कार्यों पर नजर डालें तो आरबीआई को नियमित आधार पर संबंधित सेक्टर के विकास के बारे में सूचित करना, आरबीआई द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करना, आरबीआई के पास वार्षिक रिपोर्ट जमा करना आदि है। अब आगे बढ़ते हैं और विनियमित संस्थाओं यानी आरई के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विनियमित संस्था उन वित्तीय संस्थानों और संगठनों को कहा जाता है जो विनियामक अथॉरिटीज द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियमों के फ्रेमवर्क के तहत कार्य करते हैं। विनियमित संस्थाओं की कुछ भूमिकाएं भी होती हैं, जैसे कि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, विनियमों का पालन सुनिश्चित करना, उचित सावधानी बरतना, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए उपायों को लागू करना आदि। विनियमित संस्थाओं के उदाहरण के तौर पर बीमा रिपोजिटरीज तथा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आदि को शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीमा रिपोजिटरीज भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA द्वारा विनियमित होती हैं तथा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है कुवैत, जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत पर एक नजर डालें तो हाल ही में भारत के विदेश मंत्री की द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से भेंट के कारण ये चर्चा में है। कुवैत फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर अरब प्रायद्वीप में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। इसके उत्तर और पश्चिम में इराक और दक्षिण एवं पश्चिम में सऊदी अरब के साथ सीमाएं लगती हैं। पूर्व में इसकी समुद्री सीमा ईरान से मिलती है। कुवैत देश कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन और ओपेक जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य देश है, जो इसके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। कुवैत की जलवायु अतिशुष्क मरुस्थलीय है, जो बार बार चरम मौसम के साथ अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। इसके अधिकांश भूभाग पर मरुस्थल फैला हुआ है और कुवैत खाड़ी के पश्चिमी छोर पर
अल जहरा नखलिस्तान स्थित है, जो कि एक प्रमुख मरु उद्यान है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियों में वादी अल बातिन, खोर बुबियान और खोर अल सबिहा शामिल हैं। कुवैत के पास दुनिया के प्रमाणित तेल भंडार का 6% हिस्सा है, जो इसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने निपुण युद्ध सामग्री का अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय को सौंप दिया है। निपुण एक सॉफ्ट टारगेट म्यूनिशन है। इसे डीआरडीओ के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सुमात्राई ओरांगुटान में जू फार्माकोग्नोसी के एक मामले पर प्रकाश डाला है। ओरांगुटान ने स्थानीय पौधे फाइब्राउरिया टिंक्टोरिया का उपयोग करके अपने शरीर पर हुए घाव का इलाज किया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वन्य जीव रोगों के उपचार और परजीवियों से सुरक्षा के लिए औषधीय पादपों का उपयोग करते हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने पुरंदर अंजीर से बने जूस को पोलैंड को निर्यात करने में सहायता की। ये अंजीर से बना भारत का पहला पीने योग्य जूस है। पुरंदर अंजीर को 2016 में भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया था। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने 2030 तक खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए उपायों की समीक्षा की। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे 2 खुर वाले पशुओं का एक अत्यधिक संक्रामक वायरल वेस्कुलर रोग है। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण FSSAI ने भोजन में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण की बढ़ती चिंता से निपटने के लिए एक अभिनव प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम उभरते खाद्य संदूषकों के रूप में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक मान्य पद्धतियों की स्थापना और विभिन्न खाद्य मैट्रिक्स में व्याप्ति की समझ है। मीडिया रिपोर्ट्स ने एलॉन मस्क के XAI यानी एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा लॉन्च किए गए 2 AI मॉडल्स ग्रोक 2 और ग्रोक 2 मिनी में गार्ड रेल्स की कमी को लेकर चिंता जताई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली के साथ नैतिक, कानूनी और तकनीकी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए फ्रेमवर्क एवं तंत्र हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIRO के सहयोग से भारत ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर के क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहॉर्ट के लिए स्टार्टअप्स और MSME से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि मंगल ग्रह की चट्टानी बाह्य क्रस्ट में महासागरों के बराबर तरल जल हो सकता है। इस अध्ययन का शीर्षक था लिक्विड वाटर इन द मार्शियन मिड क्रस्ट। जल की यह परत मंगल ग्रह की क्रस्ट में 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। इसके लिए नासा के मार्स इनसाइट लैंडर के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।